अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो निहायत ही रहीम है, करीम है और रब्बुल आलमीन है। तमाम तारीफ मेरे अल्लाह के लिए है और सिर्फ वही और सिर्फ वही और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ वही इबादत के लायक है, उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है। अपनी बात की शुरुआत में सबसे पहले तमाम स्टूडेंट्स जिन्होंने आज यहाँ पे इनामात हासिल किए हैं, स्पेशल अचीव किया है अपने एकेडमिक करियर में, उन सबको दिल से मुबारकबाद देता हूँ। साथ साथ में जमीयत के तमाम जिम्मेदार लोग जिन्होंने इस तरह का बेहतरीन प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया और उसके पहले भी अलग अलग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते आ रहे हैं, उन्हें भी एक बार दिल से मुबारकबाद दूंगा और ये दुआ करूंगा और इंशाल्लाह हम सब चाहेंगे कि वो ऐसे ही इसी तरह से कौम की खिदमत करते रहे और अलग अलग महकमों को प्रमोट करने का जिम्मेदारी जो उठाया है वो ऐसे ही निभाते रहे। तो अभी कुछ अरसे पहले, अब कुछ अरसा तो नहीं कहूंगा, 2-3 दिन पहले की बात कर रहा हूं। मैं इकोनॉमिक टाइम्स का एक आर्टिकल पढ़ रहा था। इकोनॉमिक टाइम्स बता रहा था कि 2024 के अंदर, सितंबर का आर्टिकल था, मतलब इसी महीने का, उसमें लिखा था कि 2024 में हिंदुस्तान के अलग अलग स्टेट का उसमें कुछ नंबर्स दिए गए थे कि अगर आपको एक मिडिल क्लास लाइफ जीना है, अगर गुजराती में ने अपने मध्यम वर्ग कहिए, मध्यम वर्ग नो जीवन, अगर आपको एक मिडिल क्लास लाइफ जीना है तो आज के दौर में गुजरात का नंबर दिया गया था कि गुजरात के अंदर कम से कम आपको 46,000 रुपीज चाहिए, 46,000 रुपया। अगर आप महीना कमाते हो तब जाके आप अपनी फैमिली के 3-4 मेंबर को फीड करके एक मिडिल क्लास, मैं सिर्फ मिडिल क्लास की बात कर रहा हूं, अपर क्लास की बात ही नहीं कर रहा। आपको जिंदगी जीना है तो आपको इतना पैसा चाहिए। अब आप तमाम स्टूडेंट हैं और इल्म हासिल कर रहे हैं, इंशाल्लाह आगे और बेहतर इल्म हासिल करेंगे। इल्म हासिल करने के वैसे तो कई वजह होते हैं, लेकिन प्राइमरी हमारे यहाँ पे हम जो फोकस रखते हैं वो है कि हम इतना पढ़ाई कर लें कि हमको कोई नौकरी मिल जाए या उसके रिलेटेड हम कुछ ना कुछ पैसा कमा लें। तो उसी लाइन में मैं ये बात कर रहा हूं कि अगर आपको आने वाले अपनी जिंदगी में, अपने कैरियर में, अगर आपको एक अच्छा कैरियर बनाना है तो 2024 में अगर 46,000 रुपया चाहिए महीना, तो इंडियन इन्फ्लेशन जो रेट है वो करीबन 7 से 7.5% हर साल इंक्रीज होता है। इसका मतलब कि 10 से 12 साल के बाद ये अमाउंट डबल हो जाएगा। अगर आप आज अगर आपने 10th किया है, 12th किया है, अब बाकी की सारी पढ़ाई करते करते 10 साल के बाद अगर आप रोजगार देख रहे हो तो उस वक्त जब आप नौकरी ढूंढोगे तब आपको मिडिल क्लास जिंदगी जीने के लिए कम से कम 1 लाख रुपए की जरूरत पड़ेगी, कम से कम 1 लाख रुपए की। और ये मैं प्योर फैक्ट नंबर के हिसाब से बता रहा हूं। जो इंडिया का महंगाई दर जा रहा है, जो आज की महंगाई चल रही है, जो आज के जिंदगी जीने की जो चीजें, सामान हमको लगता है, उसके हिसाब से मैं आपको नंबर बता रहा हूं। तो अभी सिंपल सा इसका कंक्लूजन क्या हुआ कि हमको अगर जिंदगी जीनी है मिडिल क्लास तो हमको 1 लाख रुपया कमाना है जब हम अपना एजुकेशन खत्म कर लेंगे, मंथली 1 लाख रुपया। अभी इसके बाद सबसे बड़ा सवाल हमारे दिल में जो उठता है वो ये है कि आज के दौर में नौकरी ढूंढने वाले ज्यादातर लोग शुरुआती नौकरी 15-20 हजार मैक्सिमम ढूंढते हैं। ये भी मैं कॉर्पोरेट सेक्टर की बात कर रहा हूं। खैर मेरे पास टाइम इतना कम है कि मैं कॉर्पोरेट पे बहुत ज्यादा नहीं बता पाऊंगा, लेकिन कॉर्पोरेट सेक्टर में आप जाते हो तब जाके 15 से 20 हजार मिलता है। हाँ, गवर्नमेंट की बात अलग है, अगर आपने गवर्नमेंट जॉब क्रैक कर लिया तो आपकी सैलरी थोड़ी बेहतर होती है इससे। लेकिन जैसे मैं अपने हर प्रोग्राम में ज्यादातर जिक्र करता हूँ, 2022 का बिजनेस स्टैंडर्ड का रिपोर्ट है कि हिंदुस्तान में जो गवर्नमेंट जॉब का साइज है उसमें स्टेट गवर्नमेंट की जॉब है करीबन 180 मिलियन, यानी कि 18 मिलियन, 1 करोड़ 80 लाख। और जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है उसका साइज है 3.5 मिलियन, यानी 35 लाख। दोनों मिलाओगे तो 2 करोड़ 15 लाख। ये 2 साल पहले का नंबर है, 2 साल का और 10 लाख ऐड कर लो तो करीबन हो गया 2 करोड़ 25 लाख। 142 करोड़ की पॉपुलेशन में इसको डिवाइड करोगे तो 1.5% आएगा। मतलब कि अगर सभी लोगों की सरकारी नौकरी सबको मिल जाए, जितनी जगह खाली है सब सरकार सबको भर दे, इसमें मुस्लिम्स भी आ गए, बाकी भी हमारे भाई आ गए, अगर सभी भी भर दी जाए तो भी सरकार 1.5% से ज्यादा लोगों को रोजगार देने के लिए कैपेबल है ही नहीं, क्योंकि उतना जॉब साइज ही नहीं है।
खैर मेरी बात का ये मतलब मत समझिएगा मैं आपको गवर्नमेंट जॉब के लिए ये बता रहा हूं कि वो नहीं लेना चाहिए। सबसे पहला प्रायोरिटी डेफिनेटली आप तैयारी करिए। मैं खुद अपने बेटे के लिए चाहूंगा कि वो गवर्नमेंट जॉब के लिए करे, लेकिन मेरा ये जो नंबर्स कहने के पीछे का मकसद ये है कि मैं चाहता हूं कि आप ऑप्शन भी सोचें। ऐसा नहीं है कि हमारे पास एक ही जगह है कि हम या तो गवर्नमेंट जॉब ले या दूसरे, आज जो पूरे गुजरात में दुकानें खुल गई है नीट सी की कि हम डॉक्टर बन जाए। हर किसी को डॉक्टर बनना है, पेशेंट किसी को फिर बचेंगे ही नहीं पेशेंट। हर किसी को डॉक्टर बनना है या तो सरकारी नौकरी चाहिए। मेरे भाई अच्छी बात है, दोनों अच्छे प्रोफेशन है, दोनों इज्जतदार प्रोफेशन है, हलाल रोजी है, करिए बेशक करिए। लेकिन जैसे मैंने कहा कि अगर एक थाली में बिरयानी है और 100 लोग अगर उसी थाली में हाथ डालेंगे तो किसी के हाथ में एक भी बोटी नहीं आएगी। उससे बेटर है कि पीछे जो 100 डेग भर के पड़ी है उसके सामने भी देखिए, उसकी तरफ भी नजर कीजिए कि और भी ऑप्शन है और भी बहुत कुछ है हमारे पास, है ना। तो उसको देखना भी जरूरी है। मैं चाहता हूं कि जितने स्टूडेंट है मेरी बात गौर से सुने। मैं बड़ी लॉजिक के साथ में नेक्स्ट और 10 मिनट टाइम लूंगा, मुझे 10 मिनट दिया गया है। सर रिक्वेस्ट के साथ कहता हूं कम से कम 15 मिनट दीजिए ताकि मैं अपनी बात को पूरी तरह से समझा सकूं। 1995 में सर एक बुक आया था, 1995 में एक बुक आया था जिसका नाम था इमोशनल इंटेलिजेंस। डैनियल गोल्डमैन नाम के राइटर ने इस किताब को लिखा था और ये बुक के लॉन्च होने के बाद दुनिया की जो टॉप यूनिवर्सिटीज है, खासतौर पे ऑक्सफोर्ड और हार्वर्ड, उन्होंने अपने साइकोलॉजी और फिलोसॉफी के सब्जेक्ट के सिलेबस में मेजर चेंज किया। उस बुक में बहुत सारे लर्निंग्स हैं, उसमें एक इंपॉर्टेंट लर्निंग जो बड़ी इजी जबान में मैं समझाने की कोशिश करता हूं, वो ये कहते हैं कि किसी भी इंसान की कामयाबी में, अब जब मैं कामयाबी की बात कर रहा हूं तो मैं बात कर रहा हूं 10 साल बाद कम से कम 1 लाख रुपया कमाने के नजरिए से मैं बात कर रहा हूं। वो लिखता है कि किसी भी इंसान की कामयाबी के अंदर 15% रोल होता है आपके नॉलेज का। इसको बोलते हैं आईक्यू और ईक्यू, इंटेलिजेंट कॉशन और इमोशनल कॉशन। अगर आपका नॉलेज जो है वो 15% रोल करता है, सिर्फ 15 और आपका जो इमोशनल मैनेजमेंट है वो रोल करता है 85%, यानी 85%, 85। अब दोनों को 2-2 मिनट में अलग अलग समझते हैं। सबसे पहले नॉलेज पे बात करते हैं। नॉलेज क्या है? जो आपने पढ़ाई की, जो आप परसेंटेज लेके आए, जो आपने एकेडमिक किताबों से सीखा। दूसरा नॉलेज कौन सा है? जो आप अलग अलग बुक्स पढ़ते हैं सिलेबस को छोड़ के। तीसरा जरिया क्या है? आप यूट्यूब पे वीडियो देखते हैं, आप इस तरह के सेमिनार अटेंड करते हैं, या और बहुत सारे जरिए हैं, आप ट्रैवलिंग कीजिए, बहुत सारी जगह से इंफॉर्मेशन आपको मिलती है। लेकिन नॉलेज का एक सिंपल फिलोसॉफी याद रखने का, नॉलेज जो है ना, इल्म जिसको हम कहते हैं, वो एक बहते दरिया की तरह है। बहता दरिया, मीठी नदी, उसमें इतना सारा पानी है कि अगर आपको प्यास लगी है तो आप जिंदगी भर पीते रहो, उसमें से एक बूंद कम नहीं होगा। आपका पेट भर जाएगा, उसमें से एक बूंद कम नहीं होगा। लेकिन अगर आपको प्यास नहीं है तो आप जिंदगी भर नदी के किनारे पे बैठे रहो, वो कोई काम का नहीं वो पानी आपके। तो नॉलेज का सिंपल फिलोसॉफी है, आपका नॉलेज के लिए, इल्म के लिए प्यास होना जरूरी है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। ईरान के नॉर्थ में आपने सुना होगा खुरासन का एक पहाड़ी है पूरा, जैसे अपने यहाँ पे अरवली है वैसे खुरासन का पूरा रेंज है पहाड़ी का। खुरासन की पहाड़ी की रेंज में एक छोटा सा गांव है। उस गांव में एक उस्ताद वहां के सरपंच के बेटे को पढ़ाने के लिए आते हैं रोज। वो डेली पढ़ाते हैं, लेकिन पुराने जमाने की बात है, व्हीकल थे नहीं, घोड़े पे बैठ के आने का 6 घंटा लगता था, आने का 6 घंटा जाने का। उसी गांव में एक छोटा सा बच्चा रहता था, गरीब सा, उसको भी बड़ा प्यास थी नॉलेज की। वो उस्ताद के पास जाता है, बोलता है सर मुझे भी पढ़ा दो। उस्ताद बोलता है बेटा पढ़ा तो दूं, लेकिन टाइम कहाँ है, मुझे तो आने जाने में 12 घंटा लग जाता है, बाकी सरपंच के बेटे को पढ़ाने में 2 घंटा जाता है। बच्चा बोलता कोई बात नहीं, कल से जब आप वापिस जाओगे ना तो मैं आपके साथ में 6 घंटे तक चल के आऊंगा। आप घोड़े पे बैठना, मैं आपके साथ में चलूंगा और उस वक्त मैं आपको सवाल पूछता जाऊंगा, आप जवाब देते जाइएगा। कहा जाता है कि 6 साल तक वो बच्चा रोज उनके साथ में इसी तरह चल के गया, सवाल पूछता गया, जवाब हासिल करता गया, और बड़ा होकर वो बच्चा जो है वो बहुत बड़ा इल्म का एक सिंबल बना। इस्लाम में हर 1000 साल में कहा जाता है कि एक इस्लाम का मुजद्दिद पैदा होता है। वो जो बच्चा था उनको इस्लाम के मुजद्दिद के नाम पे जाना गया, मुजद्दिद के नाम पे जाना गया। वो गांव जो था उसका नाम था गजाला, और जो बच्चा था वो बड़े होकर जिनका नाम बना इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह। ये उनकी 100% ओरिजिनल कहानी है। उनकी एक बेहतरीन किताब है कीमियाए शहादत,
जिसके ऊपर मैंने गुजरात टुडे में 3 एपिसोड्स में पूरा डिटेल लिखा हुआ है कि कैसे इल्म की प्यास थी और उसको कैसे उन्होंने फुलफिल किया, क्या क्या मशक्कतें की, क्या क्या मेहनत की, क्या क्या तकलीफें उठाई वगैरह वगैरह। तो सर नॉलेज जो है वो हासिल करने के लिए आपके पास प्यास होनी जरूरी है, जो 15% कामयाबी का सिंबल है। 85% जो है वो है इमोशनल मैनेजमेंट। इमोशनल मैनेजमेंट का सबसे पहला जो वर्ड आता है जिसको अंग्रेजी में कहते हैं माइंडसेट। अगर मैं ऑर्गेनाइज लैंग्वेज में बोलूं तो उसको बोलते हैं ग्रोथ माइंडसेट वर्सेस फिक्स माइंडसेट। सर कितना टाइम है बताइए? अच्छा आप साथ में आके खड़े रहने का टाइम हो गया, बढ़िया 5 मिनट, बस 5 मिनट आप लोग। तो ग्रोथ माइंडसेट के लिए हम क्या करें, 85% को अचीव करने के लिए हम क्या करें? फिर से मैं वही बात करूंगा। आज सुबह सुबह मेरी बात हो रही थी, हमारे शिया जाफरी समाज का एक इंस्टीट्यूट चलता है मकतबा जफरिया, अगर आपने नाम सुना हो तो। उसके जो स्थापक हैं उनसे आज सुबह उनका फोन आया था किसी और काम से, तो मैं बात किया, मैं बोला सर थोड़ा इंफॉर्मेशन चाहिए, जरा आज जा रहा हूं कलोल में, तो थोड़ा 2 मिनट बात करना चाहूंगा इसके बारे में। तो सर मकतबा के बारे में मैं इसलिए स्पेशली मेंशन करूंगा कि मैं कई इस तरह के प्रोग्राम, शायद 1000 से ज्यादा मैंने प्रोग्राम अटेंड किए होंगे एज ए स्पीकर एजुकेशन के रिलेटेड। मैं जाता हूं जिसमें मेजरली मुस्लिम कम्युनिटी के हर तरीके के जितने भी बोरा समाज है, मेमन समाज है, हमारा जो मुस्लिम समाज है, मिर्जा मुगल सैयद से जो भी आप बोलो, सब समाज के अंदर ज्यादातर मैंने अटेंड किया है, जहां पे मुझे बताया जाता है कि मुझे बात करनी है जॉब के बारे में और पैसा कैसे कमाएं। मकतबा के साथ मैं जुड़ा हूं 10 साल से ज्यादा टाइम हो गया। मैंने उनके टीचर्स को ट्रेनिंग दिया, उनके स्टूडेंट्स को मैंने स्पीच दिया, लेकिन आज तक कभी उन्होंने मुझे नहीं कहा कि सर हमारे स्टूडेंट को आप बताओ कि नौकरी कैसे लिया जाए। आज तक कभी उन्होंने जॉब का कोई सेमिनार मेरे पास नहीं करवाया। प्योर सिंपल टारगेट है सर। 11 कॉलेज चलती है, 40 स्कूल चलती है, टीचर इन हाउस तैयार होते हैं। हर साल बड़े से बड़ा ट्रेड फेयर होता है जहां पे बिजनेसमैन एंटरप्रेन्योर तैयार होते हैं, जहां पे बिजनेस यानी आपने कहिए धंधा करवा वाला लोग हो। सुन्नत है ना, अल्लाह के नबी की सुन्नत है बिजनेस करना। हमने कितने लोग हैं जो बिजनेस पे फोकस किया, हमारा माइंडसेट अभी तक उस तरफ डाइवर्ट ही नहीं किया। एंटरप्रेन्योरशिप क्या है हमको पता ही नहीं है। बहुत बड़ा एक जरिया है आपका कैरियर बनाने का। 1 लाख नहीं, महीने 50 लाख आप कमाओगे अगर आपने अभी से उसको सीखना, प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया। जैसे मैं आपको मकतबा का एग्जांपल दे रहा था, आप देखिए सिया समाज में, सिया जाफरी समाज की बात कर रहा हूं, मुझे हर 10 में से 9 लड़के मिलते हैं जिन्होंने नया बिजनेस शुरू किया है। आपके पास दुनिया भर का सपोर्ट है, गवर्नमेंट की स्कीम्स है, लॉन्स है, एनजीओ सपोर्ट है, कॉर्पोरेट सेक्टर बड़े बड़े सेशंस करती है, एंटरप्रेन्योरशिप करती है कि आप बिजनेस शुरू करो। सपोर्ट करने के लिए दुनिया भर के ऑप्शंस अवेलेबल है, लेकिन वो माइंडसेट पहले डेवलप करना पड़ेगा बिजनेस का। हमारे वहां पे बिजनेस का माइंडसेट जो है वो बड़ा सिंपल है। कहीं से कहावत 2-3 ना एकदम फेल कहावत हमने सीख ली है। तो ये है कि मियाँ भाई की कहावत है, भाई बागों के वाड़े ना हो, मतलब कि हमारा कोई लीडर नहीं होता, हमको किसी को फॉलो नहीं करता, हम तो शेर है। हालांकि सब कुछ लूट गया लेकिन बचा है वो वर्ड। और एक दूसरी कहावत है जो मैं अभी बता रहा हूं एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में, कि अपने आज का देखने का, कल तो अल्लाह देने वाला है, आज का खाली देखो अपने। सर अल्लाह बेशक देने वाला है, हम सबको अल्लाह ही रोजी देता है, लेकिन अल्लाह ने हमको दिमाग भी दिया है, वो भी उसकी नेमत है, उसको इस्तेमाल करना वो भी जरूरी है हमारे लिए। तो सर बिजनेस के बारे में बता रहा था, एक सिंपल फॉर्मूला है जो हमारे अंदर यूज नहीं होता। एक बड़ा पॉपुलर किताब है, ज्यादातर लोग जब बुक रीडिंग शुरू करते हैं तो पहले उसी किताब से शुरू करते हैं, रिच डैड पुअर डैड नाम से रॉबर्ट कियोसाकी का एक बुक है। सिंपल फिलोसॉफी है, जो लोग बिजनेस माइंडसेट वाले होते हैं वो इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो लोग पुअर माइंडसेट वाले होते हैं वो खर्चा करते हैं। अगर आपके पास 1.5 लाख आ गया, मियाँ भाई का लड़का आईफोन लेटेस्ट लेके आ जाएगा 1.5 लाख में। वही अगर 1.5 लाख किसी बिजनेस माइंडसेट के वाले पास आया तो वो पूरा इन्वेस्ट करेगा। 4 दिन पहले बजाज का आईपीओ आया था, 1.5 लाख के अंदर कम से कम 10 लॉट आप भर सकते थे, 129% को प्रॉफिट में खुला है। अगर 10 में से 3 भी आईपीओ लग गया तो 3 दिन के अंदर 50,000 रुपया प्रॉफिट हो सकता था 1.5 लाख के सामने। बिल्कुल जायज बिजनेस बोल रहा हूं, जहां पे नुकसान भी है नफा भी है, सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूं, बस हो गया सर। खैर बहुत लंबा टॉपिक था, काफी लंबा टॉपिक था, बट टाइम की कमी की वजह से मुझे अपनी बात खत्म करनी पड़ रही है, लेकिन फिर भी एक लास्ट मिनट लेना जरूरी है। एक लास्ट मैसेज देना चाहूंगा। दीन की बात बहुत हुई और दीन की बात जो है वो करना भी जरूरी है, बहुत हमारे स्पीकर ने भी बोली। यहाँ पर बस एक बात मुझे याद आ रही है जो बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज है, तमाम बच्चों को देना चाहूंगा। बट एक सिंपल एग्जांपल आपको पूछता हूं कि मान लीजिए कि आपके घर के 2 घर छोड़कर आपके चाचा का घर है और आपके माँ बाप ने कहा कि बेटा आज घर पे कुछ अच्छा खाना बनाए तो जाके चाचा को जाके देके आओ।
तो एक कटोरा होगा जो या तो बच्चे के साथ हम भेजेंगे या तो फिर कोई नौकरानी होगी या जो भी घर में होगा उसके साथ भेजेंगे। अगर 500 रुपया भिजवाना है तो भी हम वैसे ही करेंगे। लेकिन मान लीजिए आपके पास एक 50 करोड़ का हीरा है, वो आपको 2 घर छोड़ के चाचा के पास भिजवाना है, तो आप कभी बच्चे के साथ नहीं भेजोगे, नौकर के साथ नहीं भेजोगे। या तो आप खुद जाने दे के आओगे या तो आप उनको बुला लोगे अपने घर पे। बस इसी एग्जाम्पल पे से याद करिए कुरान शरीफ दुनिया में कैसे नाजिल हुए। जिब्राइल अलैहिस्सलाम आते थे मैसेज लेकर, अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उनको वही के जरिए से वो मैसेज मिलता था। वो गुफा के बाहर जाकर वो अपने कंपेनियंस को बोलते थे, उसको लिखा दिया जाता था। रमजान में इसी तरह पूरा कुरान जो है वो खत्म हुआ। जिब्राइल अलैहिस्सलाम के जरिए से अल्लाह ताला ने कुरान जैसी अजीम किताब को उतारा। अब आगे सोचिए, शबे महराज को याद कीजिए, पूरा वाकया। जिब्राइल अलैहिस्सलाम बुराक के साथ आते हैं, अल्लाह के नबी को अपने साथ ले जाते हैं, मस्जिद अक्सा में नमाज होती है। उसके बाद पहला आसमान, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, वहां से जिब्राइल अलैहिस्सलाम कहते हैं कि मेरा लिमिट यहाँ पे खत्म होता है, अब आपको अकेले आगे जाना है। सिदरतुल मुंतहा की वो जगह जहाँ पे अल्लाह के नबी को बुलाया जाता है, वहां पे अल्लाह ने अपने नबी को डायरेक्टली बुलाया, डायरेक्टली मुखातिब किया और एक बहुत बड़ा गिफ्ट दिया। जैसे मैंने बोला किसी के साथ नहीं भेजा, खुद बुलाया। कौन सा था, कोई बताएगा क्या गिफ्ट था? वो नमाज का तोहफा। अपनी उम्मत से बोलो कि मेरे लिए नमाज पढ़े। तो अपनी बात इसी बात के साथ खत्म करूंगा कि कामयाबी की दुनिया भर की किताबें पढ़ लो, मेरे जैसे हजारों लोगों को सुन लो, लेकिन सबसे बड़ी कामयाबी जो है वो नमाज के अंदर है। तो अपनी नमाज कायम कीजिए। और एक मेरा कोटेशन था, वो कोटेशन के 2 वर्ड के साथ अपनी बात खत्म करता हूं। जमीन तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती अगर तुम्हारा आसमान से ताल्लुक पक्का है। तो बस अपना ताल्लुक जो है वो यहाँ पर पक्का रखिए, इंशाअल्लाह कामयाबी आपके कदमों में होगी। सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हिंदुस्तान जिंदाबाद।